नमस्कार। आज के इस एकल कहानी पाठ में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच वरिष्ठ लेखक भरत प्रसाद सर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले इनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, भरत सर वर्तमान में पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग में हिंदी के प्रोफेसर हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से एक पेड़ की आत्मकथा, काकूलम, भारत एक स्वप्न आदि हैं। और इन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें शमशेर सम्मान, आयाम सम्मान, मलखान सिंह सिसोदिया सम्मान आदि हैं। और इनकी कहानियां देश के कई प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में नियमित तौर पर प्रकाशित होती रहती है। तो बिना किसी विलंब के मैं उदय प्रताप जी की इन 4 पंक्तियों के साथ भरत सर को कहानी पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि धूल जैसे कदम से मिलती है, धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। सर, स्वागत। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई सत्यप्रकाश जी। आप जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं और जो विश्वास झलक रहा है आपकी वाणी में, वो मुझे बहुत आश्वस्त कर रही है। आपके प्रति बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी ही भूमिका बढ़ चढ़कर लगातार निभाते रहें। ऐसे साहित्य समृद्ध होता है। इसके पहले कि मैं अपनी कहानी का पाठ आरंभ करूं, मैं एक दो बातें कहना जरूरी समझता हूं। ये कि मेरे लेखन की शुरुआत कहानियों से ही हुई है। मेरी पहली पुस्तक कहानी संग्रह है और फिर एक दिन, और दूसरी पुस्तक कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक नहीं थी, वो कहानी संग्रह है। वो है 24 किलो का भूत। इसके बाद मेरा कहानी लिखने का सिलसिला बंद हो गया और करीब 10 वर्षों तक हमने कोई कहानी नहीं लिखी। मैं याद कर पा रहा हूं कि 2012-13 के बाद हमने एक भी कहानी नहीं लिखी। लेकिन अब पुनः हमने कहानी लिखना आरंभ कर दिया है और बिहार से निकलने वाली वाचन पत्रिका में मेरी एक कहानी 10 वर्षों के बाद प्रकाशित हो रही है। और उसके बाद उम्मीद करता हूं कि ये कहानी लिखने का सिलसिला अब कोशिश भर यही रहेगी कि रुकने न पाए। आज बड़ी खुशी का मौका है कि मैं अपनी कहानी का पाठ पहली बार ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पहले कहानियां छपती रही हैं, संग्रह तो हैं ही, लेकिन पाठ में पहली बार कर रहा हूं। और इसके लिए जन सरोकार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देता हूं कि उन्होंने कहानी पाठ के लिए आमंत्रित किया और मुझे ये अवसर दिया है। मैं जिस कहानी का पाठ आपके बीच में करने जा रहा हूं, इस कहानी का शीर्षक है 32 कलाओं के लीलाधारी। 32 कलाओं के लीलाधारी। यह अनुभव परक कहानी है, यथार्थ परक है, समसामयिक है और व्यंग्यात्मक है। चरित्र प्रधान कहानी है ये। तो कहानी के बारे में पहले से ही ज्यादा कुछ कहना उचित न होगा। मैं आपके बीच में कहानी का पाठ आरंभ कर रहा हूं और इसे आप सुनिएगा। 32 कलाओं के लीलाधारी, ये शीर्षक है कहानी का। तो फिर इस पहेली का उत्तर निकालिए। पत्थर मुर्दा होता है या इंसान? जानवर की सींग बड़ी होती है या आदमी की? आला दर्जे की दुम कुत्ता हिलाता है या मनुष्य? सांप और व्यक्ति में कौन अधिक विषैला है? प्रश्न तो फिर प्रश्न है, जिसमें उत्तर पाने के बावजूद सवालों की शाखाएं फूटती ही रहती हैं। अधिकांश उत्तर प्रश्न का मुंह बंद करने के लिए होते हैं और लगभग सभी प्रश्न उत्तर पर भारी पड़ने के लिए। अब कौन कहे कि यह 3.5 फुटाधारी शरीर भी
एक प्रश्न है, एक पहेली, जादू, रहस्य, उलझन और है। काया चाहे मंत्री की हो, अधिकारी की हो, व्यापारी की हो, शिक्षक की हो या पुलिस अधिकारी की, सभी के लिए सबसे बड़ा सवाल है, बवाल है, शरीर महाकाल है। मंत्री हजार गुना दास है अपने मनमाने शरीर का। मंत्री हजार गुना दास है अपने मनमाने शरीर का। अधिकारी बेचारा है अपने शरीर के आगे। व्यापारी के लिए शरीर चलती फिरती दुकान है और शिक्षक के लिए, अरे अरे, आजकल मत पूछिए ये सवाल। अब इसके बाद एक उप शीर्षक है कहानी का, 32 कलाओं के लीलाधारी। शीर्षक में ही अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस तेवर और किस अंदाज का हो सकता है। वैसे तो धरती मैया की चारों दिशाओं में शिक्षक देवता का अस्तित्व है, मगर आजकल वे किनारा छोड़कर केंद्र की ओर गर्दन घुमा लिए हैं। कहते हैं एक मनुष्य में अधिकतम कलाएं होती हैं। फिर तो इस सूत्र के निष्कर्ष निकला कि आजकल शिक्षक में 32 कलाएं होती हैं। 8 पुरुष होने के कारण, 8 स्त्री होने के कारण, 8 ज्ञानी होने की वजह से और 8 घमंडी राम होने के कारण। गुरुओं, आचार्यों, बाबाओं, स्वामियों के आशीर्वाद, प्रसाद और परम कृपा की छांव तले गीता हिंदुस्तानी रोम रोम से कृतज्ञ है इनका। खास करके भारतवर्ष में गुरुओं की बल्ले बल्ले। गुरु का भेष किसी भी फील्ड में धारण कर लो, फिर चांदी कूटना पक्का। दर्जनों तरह के परमानंद की बारिश, सलाम, चरण स्पर्श, करबद्ध प्रणाम की पुष्प वर्षा सुनिश्चित। धन सुख, तन सुख और फन सुख अलग से। जिस तरह ग्रीक देवताओं की माफिक कदकाठी वाले लाखों शिक्षक विभाग और विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं, वैसे ये भी। जिस तरह हजारों शिक्षक आला दर्जे की सिद्धियां हासिल करने के लिए गुह्य, प्रमाणातीत, अदृश्य साधनाएं करते हैं, वैसे ये भी। जिस तरह सैकड़ों शिक्षकों ने झुककर चलने में चारपाइयों को, मोटी खाल में गैंडों को, रंग बदलने में गिरगिट को, रीढ़ झुका लेने में बंदर को पीछे छोड़ दिया, वैसे ये भी। सिर से पांव तक अकड़े हुए पत्थर के सगे भाई महोदय थे तो शिक्षक ही, मगर ज्ञान को तराजू पर तौलने से ज्यादा की चीज समझते ही न थे। ढब ढांचा भी अध्यापक का बहुत कम ढब ढांचा भी अध्यापक का बहुत कम, पेशेवर बिजनेसमैन का अधिक लगता था। क्या मजाल कि कोई उन्हें अप टू डेटेड से रत्ती भर भी पीछे देख ले। चेहरे से सदैव अपने पद, कद, नाम और पहुंच का नशा चूता रहता था। महोदय की अपने विभाग के शिक्षकों से कम, शेष विभागों के ज्ञान देवियों और देवों से अधिक क्षमती थी। इसे यूं कहें कि नौकरी का बस धर्म निभा रहे थे, बल्कि ढो रहे थे विभाग के साथ। वरना उनका चित्त, उनकी बुद्धि, उनका पावन हृदय, उनकी चैतन्य आत्मा कहीं और रमी रहती थी। 22-23 साल की उम्र भला कोई ड्यूटी बजाने की उम्र है? मगर महोदय ने रेख आते आते मैदान मार लिया। इस मोर्चे पर इस दुर्लभ सफलता का राज था चेहरा। उनका चेहरा मलंगों की सोखा ओझा की नाई लगता था। घर के अंदर चेहरे के असली पन्ने खुलते और घर के बाहर वे अपने हाथों में मुखौटे लिए दिए चलते थे। न जाने कब किस वक्त किस साइज का मुखौटा लगाना पड़ जाए। छात्रों के आगे वेदव्यासी मुखौटा और अधिकारी बांस या सुप्रीमो के आगे फ्यूज बल्ब के साथ खड़े खंभे जैसा मुखौटा। महोदय केवल रात में सोते समय मुखौटा फेंक देते थे, अपने असल रूप में आ जाते थे।
नीले आसमान से सीधे पृथ्वी पर अवतार लिए हुए इस पुरुष का नाम था प्रोफेसर चंद्र कुमार प्रधान। प्रोफेसर चंद्र कुमार प्रधान, कहना चाहें तो बेहिचक कह लीजिए कि घास भूसा गोबर ने मिलजुल कर माथा का रूप धारण कर लिया था। आपको पूरी छूट दी जाती है उन्हें विलुप्त प्रजाति का जीव कहने की, किंतु कुछ मामलों में उनकी क्षमता का उनके सिवा कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। उनकी कल्पना की उड़ान हवा को भी मात देती थी। भिन्न भिन्न शक्ति वाले स्वार्थ के 7 घोड़े जुटे रहते उनकी कल्पना के रथ में। सुबह दोपहर शाम से लेकर देर रात तक टपा टप ये घोड़े दसों दिशाओं में उड़ते रहते। गुरुवर सो जाते तो भी घोड़े विश्राम नहीं लेने देते थे। स्वप्न में भी उनकी अनंत यात्रा। महोदय को नींद से दुश्मनी थी। बेवक्त कभी टपक गई तो छपाछप पानी मारकर भगा देते थे नींद को। उनका सगल था कल्पना के घोड़े पर सवार होकर पता लगाना कि किससे होठों की जटिल और कुटिल मुस्कान उनकी मुस्कान के साथ 2000% फिट बैठती है। कौन कौन चेहरे उन्हें अपना मुखौटा लगते हैं, कौन कौन चेहरे उन्हें अपना मुखौटा लगते हैं। किन किन जुबानों की भाषा उनकी वाणी के पदचिन्हों का अनुसरण करती है। कल्पना की काबिलियत इस हद तक थी कि वे सुई की नोक के बराबर भी अपने खिलाफ जाने वाले कद्दावर आदमी को आईने में उतारना जानते थे। साम दाम दंड भेद, अरे नहीं नहीं, काम दाम जाम चाम के बदौलत भी। सेवक हाजिर है आपके लिए, यह महोदय का मूल मंत्र था। हैसियत वाले, मायावी और बड़े ओहदे वाले सूंघते फिरते थे महोदय को। जो अपने कब्जे में प्रेम कला से न आए उस पर धन दौलत का जादू फेंकते थे। अंदाज कुछ इस तरह, सर जी कोई जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा, मेहरबानी होगी। यदि इस पर भी कोई निशाने पर न बैठा तो तीसरा अचूक शस्त्र था जाम। आज कौन अधिकारी है जो जाम भक्त न हो। महोदय को आदमी की इस कमजोरी पर घनघोर विश्वास था। महोदय को यानी चंद्र कुमार प्रधान को आदमी की इस कमजोरी पर घनघोर विश्वास था। इसी के बदौलत उन्होंने एक्सपर्ट पटाए, मैनेजर पटाए, चयन समितियों में नाम डलवाए, यहां तक कि 4-6 जिलाधिकारियों के ड्राइंग रूम की कुर्सी बन गए। दर्शन, मनोविज्ञान या योग शास्त्र पढ़ाते होंगे शरीर के सूक्ष्म, अति सूक्ष्म या शून्यवत स्वरूप का। यहां गुरुवर ने सदियों पुरानी इस धारणा को चुनौती दे दी। उनके दिखते शरीर के 3 भेद थे और भीतरी शरीर की रूपों की कोई गिनती नहीं। व्यवहार करने वाला शरीर 1, अंग अंग से बोलते रहने वाला शरीर 2 और चेहरे के मौन से प्रकट होने वाला शरीर 3। मंच पर अभिनय प्रस्तुत करना आसान है, मगर असल जीवन में नाटक खेलना बड़ा ही पेचीदा। कचखर नौटंकीबाज है तो नंगा हो जाएगा। बनावटीपन को भी असल की तरह पेश करने के लिए हद दर्जे की थेथरई आनी चाहिए। बनावटीपन को भी असल की तरह पेश करने के लिए हद दर्जे की थेथरई आनी चाहिए। सफेद झूठ को अव्वल सच की तरह पेश करने के लिए जिगर अव्वल बेहया होना चाहिए। इतना ही नहीं, बुद्ध की जगह लंठई और दिल की जगह निर्लजता का वास होना चाहिए। गुरुदेव में ये सारी सिद्धियां मानो जन्मजात भरी हुई थी। साहित्य के इतिहास के विचित्र आश्चर्यों में से एक यह भी माना जाएगा कि ऑलराउंडर सेकेंड डिवीजन महोदय किस बूते कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय पहुंच गए। दर्जनों अटकलें फिजाओं में उड़ती रहती, मगर शिक्षक देवता को बाल की नोक के बराबर भी असर नहीं पड़ता था। गुरुवर ने और कुछ सीखा हो या नहीं, मगर अपने मकसद में कैसे कामयाब हुआ जाता है इसकी अचूक कला
उन्हें जन्मजात हासिल थी। जरूरत के अनुसार परिस्थिति को ताड़ते हुए, मन मिजाज तौलते हुए, वे नपे तुले तरासे चमकाए और चाशनी में डुबाए हुए शब्दों को छींट मारते थे, शब्दों की छींट मारते थे। इनकी प्रभुता का माया जाल व्यापारी से लेकर एजेंट, डायरेक्टर से लेकर दलाल, चपरासी से लेकर अधिकारी, गौ आदमी से लेकर परम मक्कार, शिक्षक से लेकर ज्ञान विरोधी और गत यौवना से लेकर नव यौवना तक फैला हुआ था। गुरुवर की प्रोफेसरी हाथी का दांत दिखाने की तरह थी, वरना उनकी असल प्रतिभा बड़े बड़े शहरी प्लाट हथियाने में, आधा दर्जन स्रोतों से नकद नारायण आने में, समितियों, योजनाओं, चयन मंडलियों में अपनी अनिवार्य उपस्थिति दर्ज कराने में देखते ही बनती थी। वैसे तो किसी को साधने में पारंगत गुरुवर के तर्कस में हजारों दिव्यास्त्र थे, मगर कुछ अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली थे। यदि असर देखना हो तो लीजिए नमूना। सर जी, आप तो गजब हो जी, कब जाना है कैलिफोर्निया? डेट और टाइम बता देना, मैं फ्लाइट की टिकट निकलवा दूंगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप नाहक परेशान हो रहे हैं। रजिस्ट्रार, आप भी कैसी बात करते हैं? आप तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो, यह भी कोई काम है जी? एक बार अपने सेवक पर भरोसा करके तो देखिए जी। फिर तो लो जी, किया आप पर विश्वास। रजिस्ट्रार, और किस और किस चीज वीज की इच्छा हो, और किसी चीज वीज की इच्छा हो तो बस हिंट कर देना मुझे, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। ओहो, तो ऐसी बात है, फिर करो ना वह, फिर करो ना वह। आप भी बैठना साथ में, मजा आ जाएगा। रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार साहब, आप भी ना, अरे कोई ब्रांड सांड भी है कि नहीं? तो तो बात पक्का जी, तो बात पक्की जी। तुमको ऐसे ब्रांड की पिलाऊंगा कि तुम ही क्या याद करोगे। आपसे चलकर तुम तक आने में महोदय चंद्र कुमार ज्यादा समय नहीं गंवाते थे। ऐसा बूझिए कि किसी को साधने के लिए तुम तक पहुंचना अनिवार्य होता था। ऐसा बूझिए कि किसी को साधने के लिए तुम तक पहुंचना अनिवार्य होता था। मनोविज्ञान में कोई डिग्री विग्री तो नहीं, किंतु दुनियावी खेल में किसी के मन को ताड़ लेना उन्हें अच्छी तरह आता था। बात बात में सामने वाले की कमजोर नस धर लेना ही उनको सर्वत्र सफल करने का सूत्र थी, जिसको पकड़ने में आज तक गुरुवर से चूक नहीं हुई। होते होंगे किसी के शरीर में एक मन, एक हृदय, एक बुद्धि, एक आत्मा। यहां तो प्रोफेसर साहब के दर्जनों मन थे, दर्जनों हृदय थे। बुद्धि भी आधा दर्जन से कम नहीं, आत्मा की भी गिनती का ठिकाना नहीं। उनके भीतर बहेलिए की हुनर थी, मछुआगिरी में उस्ताद थे। उनकी निशानेबाजी असली निशानचियों को मात देती थी। मौके के हिसाब से वे बनिया का वेश धर लेते, मौके के हिसाब से वे बनिया का वेश धर लेते। दलाली के अवतार वे आपाद मस्तक लगते थे। इधर न जाने कब से छक्के बाजों की अदाएं पनपने लगी। इतना ही नहीं, बात बात में आंख मारने की हुनर भी विकसित हो चली। प्रभुवर का जब से विश्वविद्यालय में पदार्पण हुआ, तभी से शहर के ओहदेदार लोगों से गांठ जोड़ना आरंभ कर दिए। उनका व्यक्तित्व खुला मंच था, जिस पर हित, दुश्मन, अपना, पराया, पापी, पुण्यात्मा, ज्ञानी, महाघोचू, एक पानी का, बिना पानी का, जिंदा या मुर्दा, कोई भी आ सकता था। शर्त बस एक थी, उनके भुक्खड़ स्वार्थ की पूर्ति में वह काम आता है या नहीं। उनका फार्मूला था, खाओ और खाने दो, ऐंठो और ऐंठने दो, लोटो और लोटने दो, छिपो और छिपने दो। उनका मूल सिद्धांत था, न किसी की निजी लाइफ में खलल देंगे, न किसी को खलल देने देंगे। बूंद बूंद भावनाएं विद्यार्थियों के लिए इतना उड़ेल चुके थे कि इमोशनल कभी होते हो ही न सके।
उस सामने अमृत वचन उनकी जुबान पर सदैव विराजमान रहते। मसलन, कैसे हो जनाब, सब टंच तो है ना? जहन्नुम में सड़े लोग, समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता जी। आपकी मेहरबानी सर। अब इस कहानी का जो दूसरा उपशीर्षक है वो है चांदनी जैसी कुमारियों के प्रधान। प्रोफेसर चंद्र कुमार प्रधान अपने नाम के तिगुने अवतार थे। चेहरे मोहरे का पानी, चंद्रमा की चमक जैसा। कई कुमारियों के मोहन कुमार और प्यार वार की सरहद पर डटे रहने वाले काबिल सैनिक। अब इनमें कुमार महोदय का क्या कसूर कि धर्मपत्नी परम धार्मिक चित्त की स्वामिनी निकली। इधर प्रोफेसर जी को धर्म के नाम से एलर्जी थी। बाल बच्चों की चिल्ल पों और टिफिन लंच में बेतरह नाचती रहती धर्मपत्नी विवाह के ठीक पहले पहले दिन के बाद उन्हें अपने शरीर की सुघड़ता का ख्याल जाता रहा। इधर विपरीत शरीर के प्रति आसक्त की कल्पना तीव्रतर होने लगी। अपने आकार प्रकार और विस्तार के विपरीत ढांचे वाली मोहनिया ही उन्हें परम प्रिय थी। अपने आकार प्रकार और विस्तार के विपरीत ढांचे वाली मोहनिया ही उन्हें परम प्रिय थी। तय पूर्वक सामने पड़ जाने का कोई मौका न गंवाना, उनसे संवाद करते समय वाम चक्षु का बटन दबा देना, बातचीत के बीच बीच में सजाओ बनाओ कटाव की तारीफ छींट देना और मौका मौका देखते ही कोई सुआवरणी गिफ्ट दे देना उनके स्वभाव से नाविनालबद्ध था। यह किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न हो सकता है कि गिफ्ट पाकर मुस्कुराने वाली प्रेमिकाएं गिफ्टर से प्रेम करती हैं या नहीं। परंतु हमारे प्रोफेसर महाशय इसी सिद्धि पर गदगद थे कि उनसे उम्र में 25 साल जूनियर चांदनियां हम दोस्त के अंदाज में पेश आती हैं। अपनी अनमोल मुस्कान की बारिश करती और गुरुवर के भूधराकार शरीर से तनिक भी आतंकित न होते हुए बतियाती रहती है। आश्चर्य की शिष्याएं उनके ज्ञान कला की ही नहीं, प्रेम कला की उपज थी। हवाई यात्राओं से तय किए हुए जिस भी सेमिनारी शहर में प्रभुवर उतरते ठहरते, वहीं एक शिष्या की खोज। आश्चर्यजनक रूप से यहां भी हर उम्र, हर वर्ग और हर स्वभाव की शिष्याएं। हाँ, सब में कॉमन बात सिर्फ एक थी, सभी चांदनी के समान थी। इन चांदनियों में शीतलता पाने की ख्वाब में इन चांदनियों से शीतलता पाने की ख्वाब में आचार्य उन्हें मंच दिलवाते थे, भाषण प्रतियोगिता में पुरस्कार लुटवाते और पत्र पत्रिकाओं से लेकर राष्ट्रीय सम्मेलनों तक में आमंत्रित करवाने का माया जाल रचते। धूप गिरती है तो जीवन खिलता है, पानी गिरता है तो धरती, बीज गिरता है तो हरियाली खिलती है, बीज गिरता है तो हरियाली खिलती है, रात गिरती है तो प्रातः काल। यह केवल आदमी ही है जो गिरता है तो बस गिरता है। वह न खुद खिलता है न किसी को खिलने देता है। और तो छोड़िए, उसके गिरने से जीव जानवर, पर्वत, मैदान, नदियां, फसलें, वृक्ष सब नष्ट हो जाते हैं। सृष्टि में यह मनुष्य ही है जिसका गिरना मौत की खबर है। तो बात यह है कि प्रोफेसर चंद्र कुमार की दोनों आंखें चांदनियों की ख्वाहिश करते करते उम्र, पद, संबंध, मर्यादा का मतलब ही भूल गई थी। अपने महान निर्देशन में शोध करने वाली शिष्याओं को गुरुवर घर की जागीर मानते थे। गाहे बगाहे चाय, नाश्ता, पकौड़ी और सुस्वाद भोजन पकाना तो आम बात, उन्हें अक्सर नीली पीली हरी लाइटों वाले महंगे होटलों में भी ले जाया करते थे। धीरे धीरे गुरुदेव सफलता के उस मुकाम तक पहुंच गए जहां बेटी से भी कम उम्र की शिष्या के प्रति वे प्रेमालु टाइप की कृपालु हो गए। दशा यहां तक आ पहुंची कि विश्वविद्यालय की ड्यूटी निपटाने के बाद डायरेक्ट छात्राओं के क्वार्टर पर जा धमकते। वैसे वैसे तो आचार्य को खुलेआम दारू शब्द से परम चिढ़ थी, परंतु आसक्त के अंधेपन को
अव्वल दर्जे तक पहुंचाने के लिए कभी कभार चढ़ाना भी शुरू कर दिए। चढ़ाना मतलब दारू चढ़ाना। कैंपस में यह किस्सा धुआं की तरह फैल गया कि गुरुवर छटे हुए बनिया हैं, कांटे की तौल वाले तराजू मैन। परंतु यह कला एक शोधाचार्य के रूप में देखते ही बनती बनती थी, जिससे और कोई मतलब सिद्ध न हुआ तो नकद नारायण ही सही, नगद से वंचित रहे तो महंगे गिफ्ट विफ्ट भी सही, यदि वे भी न मिले तो बढ़िया व्यंजन पकवान पक्का। कुछ वर्षों से लगातार एक ही तंत्र साधना में दत्तचित्त रहते रहते प्रोफेसर चंद्र कुमार में आध्यात्मिक परिवर्तन शुरू हो गया। उनमें अब कई सदगुरुओं के लक्षण दिखने लगे। कभी वे ख्वाब देखते कि 2020 ईस्वी में फला विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए। कभी लगता कि 2015 के इधर उधर किसी साल होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन के सर्वे सर्वा हैं। विधाता उनमें कलम चलाने की हुनर डालना भूल गया, वरना तो 2030 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार कहीं नहीं गया था। प्रोफेसर साहब के लिए भारतवर्ष का एक ऐसा अकल्पनीय जंगल था जिसमें जितना चाहे छुट्टा गैंडा बनकर घूमो, जितना मन करे कीचड़ में नाक के ऊपर डूबे रहो, जितना जी चाहे पौधों फसलों फूलों पत्तियों को रौदो कुचलो मसलो। प्रतिदिन उनकी पारदर्शी काया में कभी दक्षिण के मिस्टर नटवरलाल कमलानंद 400 बीसी के गुण दुगने अवतार अर्थात पंचानन पंडित और प्रेम कला के कालजयी सलाका पुरुष गिरधर गोपाल जी आवाजाही मचाए रहते। भारत के इन शब्दातीत देवताओं से प्रोफेसर कुमार की प्रतिदिन प्रति घंटे प्रति सेकंड प्रति 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 सेकंड गुप्तगू होती, अदृश्य मायावी और मानसिक। यदि खुराफात नटवरलाल सोचते तो योजना गढ़ते प्रोफेसर कुमार, यदि आशिकी की तलब उठती गिरधर गोपाल जी में तो किसी तनवंगी पर गिरने को सनक जाती प्रोफेसर कुमार। नाम शरीर और चेहरे में ये चार थे, मगर काम मन स्वभाव कल्पना इच्छा पागलपन और पतन में 1000% एक। प्रोफेसर कुमार की अंतरात्मा पर काया प्रवेश की कला में दक्ष थी। किसी में सर्वप्रथम सम्मोहक संवाद के बहाने प्रवेश करती, दाल नहीं गली तो एक से बढ़कर एक काम करवा देने का जाल फेंक कर, इस पर भी बात नहीं बैठी तो देख लेने टाइप की धमकी भरा अस्त्र चलाकर। इसी कल बल छल का सुपरिणाम यह था कि आधा दर्जन विश्वविद्यालयों की एक्सपर्ट कमेटी में एक दो विश्वविद्यालयों की भावी कुलपतियों की सूची में प्रतिष्ठित पुरस्कारों के निर्णायक मंडल में दय दीप्यमान नक्षत्र की तरह विद्यमान थे प्रोफेसर कुमार। और अब इस कहानी का अंतिम जो उपखंड है, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। कहां नहीं है चांद ख्वाब सा सबके उर में। प्रोफेसर चंद्र कुमार उर्फ कुमारियों के चांद रोम रोम से गदगदायमान थे। उनके चेहरे का फैलाव कई चेहरों में, उनके मन का विस्तार कई हृदयों में, उनके मस्तिष्क चित्त और शरीर का पुनर्जन्म कईयों के भीतर दिन दुना रात चौगुना हो उठा था। यद्यपि उनकी अंतिम महाविदाई अभी न जाने कितनी दूर तक बाकी थी, फिर भी ऐसा हुआ तो भी उनकी अमरता सुनिश्चित। आचार्य की गद्दी संभालने के लिए आला दर्जे के सिद्ध शिष्य तत्पर थे। आश्चर्यजनक रूप से चंद्र कुमार की आत्मा उनके शरीर में भी बैठ जाती थी, शिष्यों के शरीर में बैठ जाती थी, जो उनके घर उठते बैठते चाय साय घटकते या हंसी छट्टा में शरीक रहते। उनकी मंडली 5 घेरों में बृहदाकार फैली हुई थी। उनकी मंडली 5 घेरों में बृहदाकार फैली हुई थी। एक प्रकार से इसे व्यूह कहिए। उच्च शिक्षा जगत के बमुश्किल 1/4 शिक्षक ऐसे थे जिन पर प्रोफेसर मोहन की छाया माया और काया का तनिक भी असर न था। वरना कोई सज्जनता पूर्वक, कोई लंपटई पूर्वक, कोई एक मुट्ठी और कोई नाक के ऊपर चंद्र कुमार के लिए दिए जी रहा था।
कन फुकवा प्रमाणों के आधार पर कह देना जरूरी है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों के लगभग सभी विभागों में लगभग चंद्र कुमार महामूर्तियां जिंदा थी। कह देना जरूरी है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में कि लगभग सभी विभागों में लगभग सभी चंद्र कुमार मूर्तियां जिंदा थी। उनमें कई अपने भीतर से चंद्रमोहन थे, कई बाहर से, कई वर्तमान के चंद्र थे, कई भविष्य के चंद्र थे। कुछ जूनियर चंद्र थे, कुछ सुपर जूनियर चंद्र कुमार थे। यहां तक कि अपने साथ रहने वालों का सोच विचार वे छीन कर ही दम लेते। गुरुवर अंतर्यामी तो थे ही, बहिर्गामी भी कमाल के थे। पूरा व्यक्तित्व शोक थे बाबा, पूरा व्यक्तित्व शोक थे बाबा। अपने हाव भाव बनाव दबाव प्रभाव से सामने वाले का निजत्व धीरे धीरे खत्म कर अपने मायावी व्यक्तित्व का दर गुलाम बना लेते थे। हमारे शरीर में भी जो भी आदतें, भावनाएं, विचार या इच्छाएं अपनी जड़ें जमाती हैं, वे सर्तियां इस शरीर को अपनी अपनी ओर खींचना, बल्कि कहिए खींचना शुरू कर देती हैं। मजा यह कि इस खिंचाव की कोई सीमा नहीं, कहीं फुल स्टॉप नहीं। या यूं ही नहीं कहा गया है कि एक बदमाशी हमारे भीतर एक बदमाशी हमारे भीतर दर्जनों बदमाशियों को लेकर आती है। यह रहस्य कम से कम प्रोफेसर चंद्र कुमार के साथ 101% लागू होता था। अब जबकि खुल्लम खुल्ला बनिया ढपढांचे के थे, तो सातिर होना ही था। जब सातिर हुए तो आले दर्जे का धोखेबाज बनना ही था। जब धोखेबाजी की राह अपनाई तो क्रूरता का पुतला होना तय था। और जब क्रूर हुए तो आधा मनुष्य आधा दानव होने से कौन रोक सकता था। जब तक घर में मौजूद हैं, तब तक पत्नी, बेटी, बेटा, यहां तक कि बूढ़े माँ बाप की भी निर्दोष प्राणी की तरह समे रहते हैं। कब क्या किसको बक दें, गाली दे दें, हाथ पैर चला दें। कई प्रोजेक्ट हथियाने के सिलसिले में प्रोफेसर कुमार ने कई लाख वारा न्यारा तो कर तो दिया, मगर जांच के घेरे में आ गए। फिर से एक बार, यह एक टर्निंग पॉइंट है कहानी का। कई प्रोजेक्ट हथियाने के सिलसिले में प्रोफेसर कुमार ने कई लाख का वारा न्यारा तो कर दिया, मगर जांच के घेरे में आ गए। बैठा दी गई इंक्वायरी कमेटी, यहां तक कि यौन उत्पीड़न का दाग भी उनके चमकते माथे पर लग गया। सस्पेंड तो नहीं हुए, मगर सेकंड दर सेकंड प्राण पत्ते पर टंगा रहता कि कब विश्राम करने का सर्टिफिकेट हाथ में थमा दिया जाए। उधर धर्म की पताका फहराने वाली पत्नी बेरुखी की तान छेड़े हुए थी। न सीधे बोलना, न तबीयत से हंसना, और न ही बतियाना। वैसे दिग्दिगंत में विजयी पताका लहराने की तरह प्रोफेसर कुमार के नाम का झंडा संपूर्ण भारत में फहरा रहा था। कई विश्वविद्यालयों में उनका सिक्का, सभी जगह विशेषज्ञ के तौर पर उनका नाम, लगभग प्रत्येक नियुक्ति में उनके लंबे हाथों की पहुंच, करीब करीब आधा दर्जन मंत्रियों से उनकी लाल पानी वाली दोस्ती। इन सबके बावजूद प्रोफेसर चंद्र कुमार दिन प्रतिदिन विक्षिप्त होते चले गए। उनको इस भय का दौरा पड़ने लगा कि देश भर की हजारों बेटियां चप्पल और सैंडल लेकर उनको दौड़ा रही हैं। हजारों हट्ठे कट्ठे नौजवान छात्र मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए चारों ओर से मरम्मत करने के लिए घेर रहे हैं। मानो वे सांड के शरीर में बदल गए और फसलों को रौदने के जुल्म में पीठ पर दे दनादन बरस रहा है। उन्हें यह भी साक्षात लगने लगा कि अब ऐसे निर्बल जीव हैं जिनसे मामूली आदमी ने भी डरना बंद कर दिया है, जिनके आगे दर हरामी भी गर्दन उठाते हुए शर्माता नहीं, जिनकी हैसियत सांप, गोजर, बिच्छू, टिड्डा से भी गई भी थी। क्षण क्षण यह एहसास उनमें गहराने लगा कि उनके दिल की जगह कई जीवों का खून बह रहा है। क्षण क्षण यह एहसास उन्हें, अर्थात प्रोफेसर चंद्र कुमार को, गहराने लगा कि उनके दिल की जगह
कई जीवों का खून बह रहा है। मस्तिष्क अंधकार में घुमड़ती हुई आंधियों का मैदान बन चुका है और पूरे ढांचे में खोखलापन चीख रहा है। पूरे ढांचे में खोखलापन चीख रहा है। इसलिए जब कोई अपना विद्यार्थी उन्हें प्रणाम करता है तो प्रोफेसर चंद्र कुमार का मुखमंडल लाल हो जाता है। कोई आत्मीयता दिखाता है तो प्रोफेसर साहब की पुतलियां तिरछी हो जाती हैं और यहां तक कि बेटी जब बुलाती है पापा जी तो हाँ बेटी कहते हुए महोदय की जुबान कांपने लगती है। शेक्सपियर चाचा ठीक ही कहे हैं कि अपराधी की सजा यह नहीं कि लोग उन पर विश्वास नहीं करते, बल्कि वह खुद भी अपने पर विश्वास नहीं करता। तो सज्जनों, ऐसे दुर्लभ, असाधारण, विलक्षण, अनमोल अवतारी प्रोफेसर अवतारी पुरुष प्रोफेसर साहब के प्रति संस्कृत भाषा का एक ही सूत्र निकलता है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। पुनः मैं कहूंगा ये चरित्र प्रधान है। आज के कॉलेज और आज के विश्वविद्यालयों में आए हुए ऐसे शिक्षकों के ऊपर केंद्रित यह व्यंग्यपरक कहानी है, जो उनके चरित्र की गिरावट, उनकी नग्नता को उजागर करती है। और मुझे लगता है कि ऐसे चरित्रों से हम वाकिफ होंगे, अनुभवी होंगे। यहीं पर मैं अपनी कहानी को समाप्त करता हूं। मैं पुनः जन सरोकार मंच का धन्यवाद देता हूं कि ये पाठ का मौका मुझे मिला इस मंच पर। बहुत सुंदर सर, बहुत प्रभावशाली कहानी पाठ था आपका। बहुत बहुत आभार आपका कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और अपनी कहानियों का पाठ किया। धन्यवाद।